समस्त स्नेही स्वजनों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में समास पर चर्चा करेंगे। समास क्या है, समास का अर्थ क्या है, इसके विषय में पूर्ण रूपेण विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले संक्षेप में समास के विषय में हम लोग जान लें कि समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद इसके प्रकार क्या हैं, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये जो समास शब्द है, देखें, समास, ये समास शब्द पुल्लिंग शब्द है। ये सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय के लगने पर समास शब्द बनता है। ये पुल्लिंग शब्द है। समास सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय के लगने पर समास शब्द बनता है। समास शब्द का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षेप। समास शब्द का एक शब्द में अर्थ लेंगे तो संक्षेप। इसके और भी पर्यायवाची हैं, और भी शब्द इसके लिए, जैसे सम्मिश्रण, ये कह सकते हैं आप। सम्मिश्रण किसी चीज का मिलान करना ना, थोड़े में। इस तरह से अनेक इसके शब्द हैं। तो समास शब्द का स्पष्ट रूप से अर्थ हो रहा है संक्षेप। अब संक्षेप हमें किस चीज का करना है, ये हमको विस्तार से अच्छे ढंग से देखना है कि जब इसको हम आपको लिख करके संकेत कर दे रहे हैं, जब अनेक पदों को एक साथ मिलाते हैं तो उसे समसन कहा जाता है। ठीक। अब समसन का भाव क्या है? समसनम इति समासः। ये भी इसका संक्षेप में व्याख्या मिलते हैं। समसनम इति समासः ना, अर्थात दो पदों को एक साथ मिलाना, उसे समसन कहते हैं। अब समसन को ही संक्षेप कहा जाता है। ये देखिए, अब अभी तक हम जो आपको संकेत कर रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे ढंग से आपको विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समसन क्या है। समसनम इति समासः, समसन का अर्थ ही होता है संक्षेप ना। तो संक्षेप किसका कर रहे हैं, अभी हम उस पर बहुत नहीं जा रहे हैं, केवल अभी ये देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक। अब अर्थात करके चाहे आप एकदम जो सामान्य परिभाषा है उस पर चले जाएं, अर्थात दो या दो से अधिक पदों को कम करके लिखने की
प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखें, अब हम सामान्य रूप में आपको संकेत कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक पद, उनको जब हम संक्षेप कर दें, उनको कम करके लिखें ना, तो उसी को हम समास कहते हैं। वह जो प्रक्रिया है उसको दो या दो से अधिक पदों को जो अलग अलग हैं, विभक्ति से युक्त हैं, उन पदों को जब हम एक साथ करते हैं, एक साथ उनको मिलाते हैं, सम्मिश्रित करते हैं, तो उस मिलाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। यही हमको ध्यान रखना है कि एक पद अर्थात समास करते समय विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब हम समास करने लगते हैं तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। यही चीज़ हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चाहे तो इसको लिख लें आप कि समास करते समय पूर्व विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब देखिए, विस्तार से खूब हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समास शब्द क्या है। ये पुल्लिंग का शब्द है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय लगाने पर समास शब्द बनता है आपका। समास का अर्थ है संक्षेप, किसी को सम्मिश्रित करना, मिलाना या कम में करके लिखना, थोड़े में करके लिखना, ये समास की व्यवस्था है। जब अनेक पदों को हम एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो उसे समसन कहा जाता है। और समसनमिति समासः, समसन करने की प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। तो समसन का ही अर्थ है संक्षेप। अब दो या दो से अधिक पदों को जब हम एक साथ मिला करके उनको कम करके लिखते हैं, उनको संक्षेप करके लिखते हैं, उसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। अब समास करते समय हमको पूर्व विभक्तियों का लोप करना पड़ता है, तभी हमारा जो पद बनता है वो संक्षिप्त होता है, वो कम में होता है। यही व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार हम लोग समास को पूर्ण रूपेण समझने का प्रयास करें कि वास्तव में समास बनता कैसे है, समास होता कैसे है। समास के माध्यम से हम अनेक पदों को कैसे कम से कम करके लिख पाते हैं, यही व्यवस्था हमको समझना है। हमें लगता है कि ये जो हमने आपको संकेत किया है, ये पूर्ण रूपेण बात समझ में आ गई होगी कि समास का जो वास्तव में संक्षिप्त अर्थ है वो क्या है। अब आगे हम चलते हैं कि जैसे चाहे तो उदाहरण भी एक आता इसका देख लें। उदाहरण अभी और हम विस्तार पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमको मिल गया राज्ञः पुरुषः, ठीक, राज्ञः पुरुषः, जो दो पद आपको मिल रहे हैं, दोनों में विभक्तियां लगी हुई हैं। जब इसको आप एक पद बना रहे हैं तो बन रहा है आपका राज पुरुषः, ये शब्द आपका बन रहा है। देखें, इसमें और इसमें संक्षिप्तीकरण की व्यवस्था है, इसीलिए जो संकेत किया गया कि दो या दो से अधिक पदों को कम करके लिखने की प्रक्रिया ही समास है। तो ये दो पद आपके हैं, समास करते समय संकेत कर दिया गया कि विभक्तियों का लोप करना पड़ता है। तो ये राज्ञः षष्ठी लगी हुई है, पुरुषः में प्रथमा है, आप देख रहे हैं। इनको जब एक साथ आपने किया तो ये राजपुरुषः शब्द बन गया ना। इसी को एक और व्यवस्था के अंतर्गत आपको बताना चाहते हैं कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इन दोनों का नाम क्या है। तो इसको हम आपको अलग से संकेत कर देते हैं। ये है समास विग्रह, समास विग्रह। अब नीचे नहीं आ पाएगा बहुत, इसलिए हम आगे की बात को अभी ऊपर लिखते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह शब्द से ही आपको लग रहा है कि समास विग्रह क्या है ना। तो समास विग्रह का भाव क्या है कि जब दो पदों को लिखने चाहें तो जब दो पदों को
अलग 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 लिखते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। अब नीचे नहीं आ पाएगा, इसलिए इतनी बात समझ लें, फिर हम ऊपर लिखते हैं। समास विग्रह का भाव आपको समझ में आ गया कि जब दो पदों को जिसमें विभक्तियां लगी हैं, दो अलग अलग पदों को हम लिखते हैं अलग अलग रूप में, विभक्ति युक्त लिखते हैं, तो उसी का नाम है समास विग्रह। अब अगला जो पद हमारा बनता है उसका नाम है समस्त पद। अब उसको हम आपको संकेत करते हैं, इधर ऊपर आ जाएं। अब देखें समस्त पद, देखिए ये समस्त पद या इसी को कहते हैं सामासिक पद, ये इसके बाद वाली व्यवस्था है। तो समस्त पद या सामासिक पद, अब इसमें आप अपने आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर देखा अभी आपने कि दो पदों को जब अलग अलग रूप में हम लिखते हैं, देखते हैं, तो आपका समास विग्रह होता है। अब आगे देखिए समस्त पद क्या है, उसी को सामासिक पद भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? तो समस्त पद क्या है? समस्त पद वो उसे कहते हैं कि समास होने पर, समास होने पर जब एक नया पद या शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ये अब देखिए समास विग्रह, समस्त पद, ये दोनों आपने स्पष्ट कर लिया कि समास जब करते हैं हम, अर्थात संक्षेप जब करते हैं, जब उन पदों को, दो या दो से अधिक पदों को एक साथ हम मिलाते हैं, तो मिलाने पर एक नया पद या नया शब्द बनता है। तो जो नया पद या नया शब्द बनता है उसी को हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ये बात आपको स्पष्ट हो गई। अब हम आगे समास के विभाग के विषय में चलते हैं। समास के भेद क्या हैं, अब इस विषय पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो राज्ञः पुरुषः आपको दिया गया, ये समस्त पद जो है राज पुरुषः, यह समस्त पद है, यह समस्त पद है। ये आपके समझने के लिए है। राजपुरुषः ये जो है समस्त पद है। और यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे राज्ञः पुरुषः समास विग्रह है। समास विग्रह है। दोनों बातें स्पष्ट हो गई आपकी कि आपने उदाहरण भी देख लिया, अलग अलग देख लिया, उसका एक समस्त पद भी देख लिया। दोनों में क्या स्थिति बनती है, कैसे बनती है, ये उदाहरण के माध्यम से हमने स्पष्ट कर दिया। अब एक प्रचलित श्लोक है, आप लोग जानते होंगे कि उस श्लोक के माध्यम से समास को परिभाषित किया जाता है, समास के भेदों को बताया जाता है, उल्लिखित किया जाता है। वो श्लोक हम अभी आपके सामने रख रहे हैं। उस श्लोक के माध्यम से आप स्पष्ट हो जाएंगे कि समास के कौन कौन से भेद होते हैं। तो देखें, इसको अब हटा करके हम आगे समास के भेद के विषय में आगे बढ़ते हैं ना। तो
देखिए समास के जो भेद हैं, अब भेद के विषय में हम लोग विस्तार से देखें। ये समास के विषय में विस्तार से देखिए। एक हमारे आपने नाम सुना होगा, चाहे तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लें, समास के भेद ना। समास के भेद के रूप में आपने नाम सुना होगा भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित का नाम सुना होगा आपने, और अग्नि पुराणकार, अग्नि पुराणकार के अनुसार एक श्लेषात्मक श्लोक प्रचलित है। वह श्लोक क्या है, आपको अब लिख रहे हैं हम श्लोक, देखिए। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मम गेहे नित्य मव्ययी भाव। देखिए, द्वंद्व द्विगुरप चाहम मम गृहे नित्यमव्ययी भावम ना। अब नीचे की लाइन में कह रहे हैं कि तत्पुरुष कर्मधार है, ये न स्याहम ये है। अब देखिए, अब ये न श्याहम श्यामहम बहुब्रीहि, ये न श्यामहम कर दीजिए, श्यामहम बहुब्रीहि। देखिए, अभी आप देखेंगे कि ये जो श्लोक लिखा जा रहा है आपके सामने, द्वंद्व द्विगुरप चाहम मम गृहे नित्यमव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय येन श्यामहम बहुब्रीहि। हाँ, तो अब इस श्लोक का अर्थ देखा जाए कि वास्तव में यह श्लोक किस विषय पर है ना। तो लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति है, इसका अर्थ देखा जाए, हम आपको संकेत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति है, वो अपने यहाँ किसी मजदूर को काम पर रखना चाहता है, किसी मजदूर को सेवा के लिए अपने यहाँ रखना चाहता है। तो क्या कहता है, वो सर्वप्रथम संकेत करता है कि द्वंद्व, उससे वो बताता है, स्थिति अपनी पूरी स्पष्ट कर रहा है कि द्वंद्व, मैं द्वंद्व हूं, अर्थात हम दोनों पति पत्नी हैं। द्वंद्व का भाव यहां पर है दो, हम दोनों पति पत्नी हैं। संकेत देखिए कितना सुंदर भाव से इसमें श्लोक का अर्थ दिया गया है, इसीलिए हमने श्लेषात्मक शब्द का प्रयोग किया है। आपको कहा कि द्वंद्व द्विगुरपि च हम मम गेहे नित्यम अव्ययी भाव।
वो संकेत कर रहा है कि हम दोनों केवल पति पत्नी हैं, अर्थात मेरे यहां तुम काम करोगे तो तुम्हें बहुत कम काम करना पड़ेगा। ठीक है। द्विगुह अपि, मेरे पास केवल 2 ही बैल हैं। संकेत कर रहा है वो कि द्विगुह अपि, मेरे पास केवल 2 ही बैल या 2 ही गायें कह सकते हैं, गायें हैं ना। मम गृहे नित्यम अव्ययी भाव, जिससे मेरे घर में हमेशा अव्ययी भाव रहता है, अर्थात बहुत कम खर्च होता है। कितना बढ़िया सुंदर ढंग से देखिए भाव दर्शा रहा है। कह रहा है कि मैं द्वंद्व हूं, हम दोनों केवल पति पत्नी हैं। हाँ, द्विगु अपि, चाहे हम पति पत्नी हैं, इसका सीधा भाव दर्शा रहे हैं कि तुम्हें मेरे यहाँ काम बहुत कम करना पड़ेगा। एक चीज और है कि द्विगु अपि, मेरे पास केवल 2 ही बैल हैं या 2 ही गायें हैं, उससे भी आपको बहुत ही कम मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कम परिश्रम करना पड़ेगा। और मम गृहे नित्यम अव्ययी भाव, जिसके कारण मेरे घर में हमेशा अव्ययी भाव ना, कम खर्च, मितव्ययिता ये रहती है। क्योंकि अधिक खर्च कहाँ होता है? जहाँ अधिक काम होता है ना, अधिक काम रहता है। तो मेरे घर में चूंकि व्यवस्था बहुत सीमित है, इसलिए नित्यम अव्ययी भाव, बहुत कम काम रहता है, हमेशा कम खर्च होता है। तो उसके बाद फिर कहा तत्पुरुष, इसलिए तत्पुरुष कर्मधारय, इसलिए हे पुरुष, हे मजदूर, हे परिश्रमी, तुम कर्मधारय, मेरे यहाँ कार्य धारण करो, कार्य करना सुनिश्चित करो ना। येन अस्य अहम बहुव्रीहि, कह रहे हैं जिससे मैं बहुत धन धान्य से परिपूर्ण हो जाऊं। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि शब्द का मतलब है धान्य से युक्त ना, संपन्नता से युक्त, जिससे मैं बहुत धन धान्य से परिपूर्ण हो जाऊं। देखिए, आपके 6 समास आपके सामने इस श्लोक के माध्यम से आ रहे हैं, और इस श्लोक का अर्थ भी देखिए कितना सुंदर ढंग से आपके सामने रखा गया है। द्वंद्व एक समास हो गया, द्विगु, ठीक, अव्ययी भाव, फिर कहा तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि, 6 समासों का नाम दे दिया गया। लेकिन कितना सुंदर श्लोक के माध्यम से, श्लेषात्मक श्लोक के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दिया गया कि वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे यहाँ तुम यदि काम करते हो तो तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ही कम तुमको परिश्रम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये, क्योंकि मेरे घर में नित्यम अव्ययी भाव, हमेशा बहुत कम खर्च होता है, अधिक खर्च वहां होता है जहां पर काम अधिक रहता है। तो हे तत्पुरुष कर्मधार है, इसलिए तुम मेरे यहाँ कर्म को, कार्य को करना सुनिश्चित करो। और ये न अस्य हम बहुव्रीहि, जिससे मैं कि बहुत धन धान्य से संपन्न हो जाऊं, खूब मेरे पास धन संपदा हो जाए। अब ये बात आपने समझ लिया। अब आगे हम आपको संकेत करते हैं कि समास के जो भेद हैं उनका क्या क्या नाम है। तो समास के भेद अभी तो हमने आपको श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब आप यहां लिखिए कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। ये अब देखिए, हम प्रयास करते हैं कि यहां तक में आ जाए। तो 6 भेदों को आपके सामने हम रख रहे हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अभी इसका संकेत भी आपको कर देते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं ना। तो पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान ना। अब दूसरा हम आपको संकेत करते हैं, वो है कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष्य की
बहुलता या अधिकता ना, विशेषण विशेष हो गया। अब नंबर 3 है आपका, वो है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता, ये आपका तत्पुरुष है। चौथा है आपका द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता, ये आपका द्वंद्व हो गया। अब नंबर 5, ये क्या है? द्विगु, द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु, कह लीजिए आप संख्यावाची ना। अब नंबर 6 है आपका, वो है बहुव्रीहि ना समास। इसमें क्या होता है? अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता। ये देखिए, 6 आपका आ गए, नीचे जगह नहीं है, ये व्यवस्था आज आपकी स्पष्ट हो गई। अब हमने देख लिया कि समास के 6 भेद भी आपके सामने उपस्थित हो गए। अभी जो हमने श्लोक आपको बताया उसमें भी 6 भेद आपके सामने थे ना। तो ये जो 6 प्रकार हैं समास के, अब इन 6 प्रकारों के विषय में हम लोग एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हमें लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। समास के विषय में आपने विस्तार से समझ लिया कि समास वास्तव में है क्या, हाँ। और उसके बाद समास के बाद जो समास के भेद के विषय में संकेत किया गया, इस श्लोक के माध्यम से हमने विस्तार से आपको संकेत कर दिया। ये श्लोक अगर आपको याद रहेगा तो आपको अपने आप समास के 6 भेद तैयार रहेंगे। और ये समास के 6 भेद आपके सामने रख दिए गए। किस समास में किस पद की क्या बहुलता होती है, प्रधानता होती है, ये भी हमने आपको यहीं पर संकेत रूप में समझा दिया है, संकेत कर दिया है। आगे अगले भाग में जब हम अगले वीडियो में चलेंगे, दूसरे भाग में चलेंगे, तो समास के भेद के विषय में एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।